नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऊपर से देखने से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद संभल शांत हो गया है। पिछले नवंबर के बाद से वहां कोई हिंसक घटना नहीं घटी है, मगर सच्चाई ये है कि उसे धीरे-धीरे और अंदर ही अंदर सुलगाया जा रहा है। उसे एक ऐसे विस्फोटक मुद्दे के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे भरपूर राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। सच तो ये है कि संभल को एक और अयोध्या बनाने की तैयारियां चल रही हैं। संभल को तरह-तरह की खुदाई और जाने क्या-क्या मिल गया जैसी अफवाहों से गरमाया जा रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है, तो एक पुलिस चौकी की स्थापना को किलेबंदी साबित करने की कोशिशें हो रही हैं। ये सारी उकसाने वाली कार्रवाइयाँ हैं। शासन प्रशासन चाहता है कि मुसलमान भड़के और कोई ऐसी हरकत कर दें कि उन्हें फिर से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका मिल जाए। अभी तक ये नहीं हुआ है, मगर कब क्या हो जाए या कब क्या करवा दिया जाए, कोई नहीं जानता। अगर कहा जाए कि संभल को टाइम बम पर बैठा दिया गया है, तो अतिशयोक्ति न होगी। सब जानते हैं कि ये सियासी सियासी खेल है और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए वितंडा फैलाया जा रहा है, मगर कोई इसे रोक नहीं रहा है या रोक नहीं पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगली तारीख देकर चुप बैठ गया है। ऐसे में कब कुछ घट जाए, कोई नहीं कह सकता। सवाल उठता है कि ये तो सब जो हमें दिख रहा है वो है, मगर सतह के नीचे क्या घट रहा है? योगी सरकार और संघ परिवार किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं 2027 के हिसाब से? क्या वे अयोध्या की तर्ज पर संभल में भी कुछ ऐसा भयानक रच सकते हैं? ये आशंकाएँ हैं, जिन पर हम आज बात करने जा रहे हैं और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे आपका परिचय करा दूँ। हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ केपी मलिक साहब हैं, शीतल पी सिंह हैं, सिद्धार्थ कलहंस हैं और यूसुफ अंसारी हैं। मलिक साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। संभल की स्थिति को, मौजूदा आज की स्थिति को आप कैसा मानते हैं? शांति हो गई है या तनावपूर्ण शांति है या हिंसा के पूर्व की का तनाव है? मुकेश जी, ये इस तरह से है जैसे कि तूफान से पहले की शांति होती है। आप संभल को ये मत मानिए कि संभल शांत हो गया है। अगली जो सियासत होगी उत्तर प्रदेश की, उसकी शुरुआत संभल से ही होगी। और मैं पहले भी कई चैनलों पर कह चुका हूं कि ये एक सिर्फ शुरुआत भर है। 2027 तक आपको कई संभल दिखाई देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये सियासत का खेती उपजाऊ वाली जगह है और ये रास्ता यहां से जो है मथुरा तक जाएगा। इसमें दो महत्वपूर्ण कारण मुझे लगते हैं कि मथुरा जाने से अयोध्या में तो जो खेती होनी थी, जो फसल उगनी थी, वो सब हो चुकी। अयोध्या खत्म हो चुका है। अब हमें नई जगह तलाशनी होगी जहां पे हम अपनी सियासत की खेती कर सके। तो उसमें सबसे उपजाऊ भूमि जो नजर आती है वो मथुरा में नजर आती है। मथुरा में भी सेम परिस्थितियां हैं। मथुरा में भी मस्जिद बनी हुई है मंदिर के साथ, बड़ा मुद्दा बन सकता है। श्री कृष्ण भगवान के फॉलोअर बहुत हिंदू हैं। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो उत्तर प्रदेश में आज महत्वपूर्ण विपक्षी दल है, सियासी दल, उसके जो फॉलोअर हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा तादाद में वोटर हैं, वो उस समाज से आते हैं जिसका संबंध कृष्ण भगवान से माना जाता है। तो अगर ये मुद्दा होगा तो भारतीय जनता पार्टी उन वोटों में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगी। उस पार्टी के जड़ में जाके भी हमला करने की कोशिश करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें दोहरा फायदा दिखाई दे रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है आज कि चाहे वो युवा हो, चाहे वो अधेड़ उम्र के लोग हों, चाहे बुजुर्ग हों, सब आजकल धार्मिक जो धर्म की माला है उसको जपने में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन जिसको श्री राम पसंद नहीं है। लेकिन संभल में आज की तारीख में क्या स्थिति दिख रही है? वहां किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं? देखिए, संभल में अगर मुकेश जी देखें कि संभल में सबसे बड़ी बात तो ये है और हास्यास्पद भी है कि आज तक ये पता नहीं लगा पाई पुलिस, 20 दिन के लगभग हो गए हैं, कि इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, कहां से शुरुआत हुई, कौन इसका जिम्मेदार है। आप कभी कहते हैं 50 लोगों को पकड़ लिया गया है, सांसद जो वहां था नहीं उस पर एफआईआर कर दी गई है। तो पुलिस एक नूरा कुश्ती और इस तरह की उलझाने वाली चीजें
मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रही है। हमारा हक है ये बात जानने का कि उस घटना का मास्टरमाइंड कौन है, वो आज तक नहीं पता चल रहा है। राज्य पुरातत्व विभाग है जो वहां पे खुदाई कर रहा है, एएसआई खुदाई नहीं कर रही। और दूसरा, कभी आप बावड़ी खोद देते। आज की नई घटना मैं बता रहा हूं, सुबह सैर करने गया तो बदायूं का एक लड़का हमारे यहाँ पाइनएप्पल बेचता है, उसने कहा कि साहब बदायूं में हमारी जमीन पे बता दिया गया है कि यहाँ शिवलिंग था, वहां पे एक छोटा सा कुआं पुराना बना हुआ है और हमारी आलू की फसल हमने किसी तरह लगाई थी, वो सब बर्बाद हो गई है। तो ये खाली संभल को मत देखिए आप, ये उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हो रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि संभल से शुरुआत है और संभल आने वाले समय के लिए राजनीतिक फसल को काटने की शुरुआत संभल से होगी, जो अगले 2 साल तक आपको देखने को मिलेगी मुकेश जी। जी, सिद्धार्थ जी, संभल, चूंकि हम संभल पर फोकस कर रहे हैं, संभल अब उसकी धुरी बन रहा है। जिस राजनीति की बात केपी मलिक साहब कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी जगहों पर इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन संभल अब उसका एपिसेंटर बन गया है। कल की भगवान के अवतार वहां पर होने वाला है, वगैरह वगैरह, वो जो किस्से कहानियां चलते हैं, उनके आधार पर ये सारी चीजें रची जा रही हैं, एक पूरा माहौल गढ़ा जा रहा है। वहां आपके लिहाज से पिछले 23-24 को वहां पर ये हिंसा नवंबर को हुई थी ये घटना, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। क्या बदलाव आया है वहां? देखिए, बड़ा बदलाव तो यह आया है कि संभल की घटना अब इस समय, बहुत छोटा सा जिला है संभल, शायद इतना छोटा जिला है कि आसानी से या बड़ी खुशी से वहां कोई जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान बनने को भी तैयार नहीं होता था। लेकिन आज की तारीख में संभल हर दिन समाचार पत्रों में, मीडिया में पहले पन्ने की सुर्खियां बन रहा है। टेलीविजन चैनलों की हर डिबेट में संभल है। और संभल के बहाने देखिए, संभल क्यों, एक ये घटना या इस तरह की अगर कार्रवाइयां जो हो रही हैं, जो गतिविधियां हो रही हैं, ये संभल के बजाय सीतापुर में और लखीमपुर में अगर होता तो उसका असर कोई बहुत व्यापक नहीं होता। संभल में ऐसी परिस्थिति है और उसको कायदे से लोगों को बीच में पहुंचा दिया गया है कि जैसा कि संभल कोई पाकिस्तान का रेप्लिका है, जहां की बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं। इतनी तादाद में मुस्लिम है कि करीब आधे आधे की पॉपुलेशन है। और कुछ विधानसभाएं तो ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा है। दूसरा, संभल के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, पहले ये मुरादाबाद जिले का हिस्सा था, लेकिन उसके जो इर्द गिर्द इलाके हैं, चाहे वो संभल हो, मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, बदायूं हो, जो पूरा चारों तरफ जो संभल घिरा हुआ है, वो सारे के सारे इलाके वो हैं जहां पर अल्पसंख्यक मतों की अच्छी खासी तादाद है। और ये सारे के सारे इलाके वो हैं जहां पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ा था और शायद एक भी सीट वहां से निकालना मुश्किल हो गया था, नहीं निकल पाई थी। आने वाले विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष के बाद होने वाले हैं, उसके हिसाब से भी देखें तो संभल के इर्द गिर्द के जिन जिलों का मैंने जिक्र किया है। सिद्धार्थ जी, हम इस पे बात में आते हैं कि वो जो राजनीतिक पक्ष है, जो चुनावी गणित है, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि संभल में हो क्या रहा है, किस तरह से चीजें शेप ले रही हैं और क्या स्ट्रेटजी है बीजेपी की, किस तरह से वो संभल को एक इशू बनाने की कोशिश कर रही है। क्या ये अयोध्या के तर्ज पर बहुत कुछ चीजें हो रही है? हमें पता चला कि शिला पूजन जैसी कोई आयोजन का भी प्लान है सरकार, बीजेपी का। देखिए, योजना संभल, और चूंकि कल की धाम संभल में ही है, तो जो कल की अवतार की बात आपने कही थी, ये भी तमाम बहुत नामी तो नहीं, लेकिन स्थानीय कई जो सो कॉल्ड गॉडमैन हैं या धर्माचार्य हैं, उनके मार्फत बहुत तेजी के साथ फैलाई भी जा रही है और बहुत प्रचारित भी की जा रही है कि साहब वो है। और कल की धाम संभल में ही है, उनके नाम पर जो धाम बना है वो संभल में ही है। तो तैयारी तो पूरी वही है जो आपने कहा कि अयोध्या की तर्ज पर कुछ खड़ा करने की, लेकिन उस तैयारी का कोई असर संभल में दिखे, यानी कि दोनों समुदायों के बीच में कोई कटुता वैमनस्यता दिखाई पड़े, इस तरह का असर अभी नहीं हो रहा है। शायद इसलिए उसको और एग्रीवेट करने के लिए
संभल में जगह जगह कुएं बावड़ी से लेके तालाब से लेके और बहुत सारी चीजें खुदवाई और तमाम तरह के अचानक से रहस्य उद्घाटन किए जा रहे हैं कि यहाँ ये मिल गया, वहां वो मिल गया। लेकिन अभी अभी की स्थिति तो ये है कि संभल में जो जिस तरह का यूफोरिया पैदा करने का, जो राम मंदिर का यूफोरिया बहुत बड़ा था, लेकिन जिस तरह का उन्माद पैदा करने की कोशिश हो रही है वो हो नहीं पा रहा है। शायद इसलिए बड़े पैमाने पर पूरा संभल खोदने की तैयारी में जुट गए हैं, या आधा संभल की खुदाई की योजना बन गई है। लेकिन जमीन पर अभी भी संभल और संभल के आसपास कहीं भी जो डिवीजन पैदा करने की कोशिश थी, वो डिवीजन पैदा करने की कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हुई है। अब मुझे लगता है कि हो सकता है कि संभल में कुछ प्रयासों के बाद इसे संभल से मथुरा की तरफ ले जाया जाए, लेकिन मथुरा के सिलसिले में जहां अभी केपी मलिक साहब कह रहे थे, मथुरा को लेकर तैयारी मुकम्मल नहीं है, जबकि संभल में चीजें तैयार दिखती हैं। एक तो जो डेमोग्राफी है संभल की, वो कुछ घटनाएं जो संभल में हुई, वो पूर्व का कुछ संभल का जो व्यवस्था का रिकॉर्ड रहा है, वो ये तमाम चीजें वो संभल को पोलराइजेशन की स्थिति लाने के लिए एक उर्वर जमीन बनाती है। अभी तक वो कोशिशें जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। यानी जो कुछ भी हो रहा है वो खुदाई तो प्रशासन या सरकार के नुमाइंदों की तरफ से हो रहा है, और खबरें जो है वो मीडिया की तरफ से आ रही हैं, लेकिन आम जनता के बीच में कोई उस तरह का उन्माद अभी पैदा नहीं हो पाया है। ये संभल की जमीनी हालत है जी। लेकिन शीतल जी, हम सब जानते हैं कि जहां ये चीजें घट रही होती हैं वहां उस तरह का ना उन्माद होता है और ना ही भावनाएं उस तरह से उभरती हैं। अयोध्या हमेशा शांति रही, उसको उसका इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर उन्माद पैदा हुआ, लेकिन अयोध्या के अंदर उसका उतना असर कभी नहीं देखा गया। क्या संभल को बहुत स्थानीय के रूप में देखना ठीक है, या इसको इस तरह से देखा जाए कि संभल के बहाने बहुत कुछ हो रहा है, उसको उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी उसके असर को फैलाने की कोशिश हो रही है? अगर हो रही है तो किस तरह से? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के बाहर बहुत फैलाने की कोशिश इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आरएसएस अभी इसमें जुड़ा है। ये योगी जी का प्रयोग है। योगी जी का अपना एक हिंदू संगठन रहा है जब वो गोरखपुर में थे, और वो वहां से 5-6 जिलों में 7 जिलों में ऐसी घटनाओं को बड़ा करते थे जो किसी न किसी हिंदू से संबंधित हो। कोई लड़की लड़का आपस में कुछ शादी वादी कर ले, भाग जाए, कोई इंटर फेथ अगर कोई मैरिज है, या किसी की जमीन अमीन के कब्जे का मामला हो, कहीं मंदिर वंदिर का विवाद हो, कहीं गुंडागर्दी के भी मामले, ठेकेदारी वारी में कोई मारपीट हो गई हो, कोई तो उस सब में वो हिस्सा लेते थे और वो उसको फ्लेयर अप करते थे। कई जगह उसमें मुठभेड़ जैसी सिचुएशन हो जाती थी, वहां सभा वभा करते थे, एक माहौल बनाते थे, कम्युनल माहौल बनाने की कोशिश करते थे, एग्रेसिव बातें करते थे। बहुत ज्यादा उनका लाइन होती थी कि बातें बहुत एग्रेसिव की जाए जिससे उत्तेजना भड़कती है, और जो नौजवान है खासकर किसी भी धर्म का हो तो वो इन चीजों के बहाव में सबसे पहले आता है। तो एक बड़ा नौजवान वर्ग उनका समर्थक वहां उससे बना था। उसी को भुनाते हुए आरएसएस ने उनकी पैरवी की थी मुख्यमंत्री बनने की। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब 2 चुनाव जीत चुके हैं। तीसरे चुनाव में लोकसभा में चूंकि उनको पराजय हुई है, वो पराजय के बहुत दूसरे कारण भी है, तो इस चीज को वो 27 में दोहराया जाने के खतरे से बचने के लिए निश्चय ही संभल को अपना उपयोग कर रहे हैं। उसमें उनका साथ दे रहे हैं एक वहां एक आईएएस ऑफिसर है जिनको करीब 10 साल हो गए प्रतिनियुक्त पर उत्तर प्रदेश में वो रोक पाने में सफल है, और वो एक खास ऑफिसर है। उन्होंने रामपुर में आजम खां के ऊपर इतने मामले बनाए और आजम खां को एकदम नेस्तनाबूद कर दिया, आप कह सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब तरह से। बहुत ही व्यक्तिगत लेवल पर वो चीजों को ले जाते हैं और कहां तक पहुंचाते हैं, और बहुत सारे उनके फैसले ऐसे हैं जिन पर बड़े कोर्ट में भी टिप्पणियां हुई हैं, जांच के दौरान भी बहुत से गवाहों वगैरह ने भी ऐसी बातें की। वही इसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो इनके ब्लू आइड बॉय है। और अब ऐसे अफसरों की फौज होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि सांप्रदायिकता का विस्तार हो रहा है लगातार, और उसमें सवर्ण जातियों में खासकर इसका असर है। और उससे आए हुए बहुत सारे ऑफिसर्स
अपनी ओर से ऐसी चीजें कर रहे हैं। सिमिलर चीज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुरादाबाद में हो रही है। वहां भी वहां के डीएम एक मंदिर खुदवा रहे हैं इस समय, उससे मूर्तियां उर्तियां मिल गई हैं उनको भी। तो वो ये मामला सिर्फ एक संभल तक नहीं रुकेगा, वहां 5-6 जिले हैं जिसमें, चूंकि मलिक साहब अभी आपको बता ही चुके हैं, मुजफ्फरनगर है, आपका मेरठ है, आपका ये मुरादाबाद संभल ये सब तो है ही है, अलीगढ़ है, रामपुर है, ये पूरा पश्चिम की एक बेल्ट है जिसमें मुस्लिम आबादी काफी घनी है। तो वहां इस तरह की चीजें अगर की जाएंगी तो उससे वातावरण, एक मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया था तो आपको मालूम है कि उसका असर कितना उसने किया था पश्चिम के बहुत सारे इलाकों में। तो ये तो ज्यादा बड़ा फ्लेयर अप कर सकता है और करने की इसमें संभावनाएं हैं। तो इसमें प्रशासन बहुत सारे ऐसे फैसले करता रहेगा, कोर्ट्स दखल देने में, हाई कोर्ट्स के लेवल तक चीजें लगभग मैनेज्ड है। अब सुप्रीम कोर्ट में हर बात पे कोई ऑर्डर ले आ पाना बहुत मुश्किल होता है, प्रोसेस ऐसी है, इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको लीगल रेमेडी मिलेगी नहीं और प्रशासन मनमानियां करेगा, कर रहा है और बहुत सारी इलीगल चीजें करेगा। वहां के सांसद के खिलाफ जाने कितने मामले बना लिए गए, उसका बिजली का बिल चोरी का आरोप लगा के 1.5 करोड़ से ज्यादा जुर्माना करके तुरंत 15 दिन में उससे वसूली का आदेश हो गया था, वो हाई कोर्ट से शायद स्टे विस्टे हुआ है। आज वहां सपा का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जिसमें सांसद विधायक लोग थे और अन्य पदाधिकारी थे, और उन्होंने जो लोग मारे गए थे 5 लोग, उनके यहाँ 5-5 लाख रुपए का चेक जारी किया है। आज बहुत दिन बाद पॉलिटिकल एंट्री वहां हो पाई, क्योंकि इसके पहले किसी को आने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वगैरह को रोक दिया गया था। सपा के ही बहुत सारे नेतागण बार बार वहां जाने की कोशिश में थे, कभी किसी को नहीं जाने वाने दिया गया। आज ये पहली एक्टिविटी आप कह सकते हैं अपोजिशन की ओर से हुई है। समस्या यह है कि अपोजिशन जो है, इस तरह से योगी जी अपने को प्लेस अप कर रहे हैं इस घटना पर, अपोजिशन इसको लेके समाज में उस तरह से कुछ करता हुआ कहीं नहीं मिल रहा है, सिवाय कुछ बयान जारी कर देने के और बीच बीच में वहां जाने का प्रयास करने के, या सदन वगैरह में इस मामले पर हल्ला गुल्ला करने के। उससे कुछ बहुत ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि समाज में जहर फैलता जा रहा है, लगातार सोशल मीडिया वगैरह पर काम होता ही रहता है, और ये लोग जमीन पर भी काम कर रहे हैं लोग। इनके लिए चूंकि प्रशासन ही अगर सांप्रदायिक हो जाए और इस तरह से षड्यंत्रकारी ढंग से अपने को पेश करे तो फिर बहुत कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। निश्चित तौर पर वहां अकलियत समाज के लिए कठिनाइयां बहुत बढ़ गई हैं, उनके ही लोग मारे गए। अब 20 दिन बाद एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है कि अभी हमें ये नहीं पता चला है कि इसके पीछे कौन है। अरे सब जानते हैं इसके पीछे खुद सरकार है जिसने ये सब प्रायोजित किया ठीक चुनाव के दौरान। लेकिन अब इसके पीछे आप भूत कैसे ढूंढ के लाके खड़ा कर दोगे कि नहीं ये है फलाना है। उसको पाकिस्तान से इससे उससे जोड़ने के सारे प्रयास हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं सांप्रदायिक विभाजन करने में सफल होती हैं और उससे राजनीतिक फसल काटने में आसानी होती है दलों को, ये प्रूवन है। अब संभल उसमें एक रोल अदा करेगा ही करेगा, उसका काम प्रशासन वहां कर रहा है। जी यूसुफ साहब, मैं अंत में आपके पास इसीलिए आया हूं कि जो वहां से सूचनाएं लगातार मिल रही हैं उनको लेकर क्या उसका क्या इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। जियाउर रहमान बर्क को लगातार टारगेट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें होती हैं, धमकियां दी जाती कि उनका भी हश्र आजम खान जैसा किया जाएगा, उनको निपटाने की कोशिश हो रही है। पुलिस चौकी अगर एक बन रही है तो ऐसा लग रहा है कि वहां छावनी बनाई जा रही है और उसको एक उत्सव और उस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये हिंदुओं की या सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। ये क्या एक अल्पसंख्यक समुदाय को धमकाने की कोशिश हो रही है, आतंकित करने की कोशिश हो रही है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? क्या उकसाने की भी इसमें कोशिश शामिल है? जी, जो बातें आपने कही, असल में उत्तर प्रदेश सरकार का तो खुला एजेंडा यही है, और समाज में जो बातें होती है इनको लेकर के साथ इनका खुला एजेंडा यही है कि साहब मुसलमानों की चूड़ी टाइट रखनी है। और एक बड़ा वर्ग है जो इसी नाम पे बीजेपी को वोट देता रहा है, पिछले 10-12 साल से लगातार दे रहा है, वो उसमें चाहे जो हो। और जो बात आपने कही साहब जियाउर रहमान का वो हश्र करेंगे जो आजम खां का हुआ, तो ऐसे जो भी पॉलिटिकल मजबूत लोग उत्तर प्रदेश में है मुस्लिम,
जो विधायक रहे हैं लंबे समय से या सांसद रहे हैं, या जिन सीटों पर इस तरह की डेमोग्राफी के साथ वहां से मुस्लिम सांसद ही जीतेगा या मुस्लिम विधायक ही जीतेगा, तो बीजेपी की फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसी है कि उन सीटों पर अपना परचम फहराया जाए। जैसे इस बार कुनरकी में करके दिखाया, रामपुर की सीट जीती गई, बाई इलेक्शन में जीती थी। हालांकि मेन जो चुनाव हुए थे आम चुनाव में, वो सीट बीजेपी फिर हार गई, लेकिन जो आजम खान के बेटे के इस्तीफे से खाली हुई थी वो सीट, उस पर अपने दल को बीजेपी ने टिकट देकर के वो सीट जिताई। तो ये तो बीजेपी का खुला एजेंडा है। और जो पुलिस चौकी बनाने की बात हो रही है सामने, तो ये बीजेपी शुरू से रहता है कि जहां जहां मुस्लिम इलाके हैं उनको तो एक तो संवेदनशील घोषित करके रखा जाता है। हालांकि उस संवेदनशील घोषित किया जाता है, उसके अंदर जो मुस्लिम समुदाय है उसके अंदर भी कमी है। उनकी कुछ हरकतें इस तरह की होती हैं कि जो प्रशासन के साथ टकराव की मुद्रा में रहते हैं, उसकी वजह से ये चीज कई जगह हमने देखी है। जैसे देवबंद में, जहाँ देवबंद का जो मदरसा है, मतलब बड़ा मदरसा है देवबंद दारुल उलूम है, उसके सामने वहीं पर एक एसटीएफ का बनाया गया, उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। मेरे ख्याल में 2 साल पहले की बात ये है, पिछले चुनाव से पहले उसको बड़ा मुद्दा बनाया गया था। तो ये तो बीजेपी का खुला एजेंडा, इसके अंदर कहीं कोई शक और शुबा वाली बात नहीं है। और जो आपने इसका टॉपिक रखा है आज की बहस का, संभल को क्या अयोध्या बनाने की तैयारी है? बिल्कुल अयोध्या बनाने की तैयारी है। और ये हिंदूवादी जो ताकतें हैं, जो संगठन है, इनका तो खुले तौर पे ये कहना है कि जैसे हमने अयोध्या वापस लिया है, उसी तरह हम कचरा काशी और मथुरा वापस लेंगे। और अब संभल उसके अंदर शामिल हो गया है। संभल के अलावा और कई चीज और कई मस्जिदें ऐसी हैं जिन पर यह दावा किया जाता है कि भाई इन्हें कोई हिंदू मंदिर तोड़ के बनाया गया है। अब उसमें दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का विषय होता है, अदालत में कौन कितने तर्क किस तरह से कर पाता है। लेकिन एक परसेप्शन तो बना ही दिया जाता है ना। जैसे अयोध्या में जो परसेप्शन बनाया गया कि भाई ये राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, राम मंदिर तोड़ के बाबर ने मस्जिद बनवाई थी, मिर्वाकी ने बनाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये दावा गलत साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कह दिया कि ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई थी। अब इसको आप क्या करेंगे? पूरा 100 साल आंदोलन चलाया, 1857-56 से लेकर के झूठ डला गया, और वो आके सुप्रीम कोर्ट के में इस बात की कोई बात नहीं कहता है कि भाई वहां सुप्रीम कोर्ट ने बाबर को कहा है बाबर ने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी थी, वहां कोई मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई। अब इस चीज की कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। तो ये इनका स्टाइल है कि पहले एक झूठ पाया जाए, उसको फिर उसके अलावा सामने तर्क ला के और फिर तमाम मुंह से वो बोला जाता है। तो संभल का जो मसला है, अगर हम बात करें, तो संभल के मसले पर गरमाने के पीछे जो केपी मलिक साहब ने बात कही सबसे पहले, बाद में शीतल जी ने भी उस चीज को बढ़ाया कि चूंकि वो एक ऐसा जिला है जहां पे मुसलमानों की आबादी कंपेरेटिवली ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य कहना उसे ठीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट लोकसभा की है जहां पर मुसलमानों की आबादी, मुस्लिम वोट जो है वो हिंदू वोटों से ज्यादा है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। वो पूरे 51% भी नहीं है मुसलमान, वहां 50-50.5% है, तो इसको बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। बाहुल्य तो बिल्कुल नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश में ऐसी जो विधानसभा सीटें हैं, कुछ विधानसभा सीटें हैं जहां पर 50% का आसपास मुस्लिम आबादी है, लेकिन चूंकि वो आबादी है और बराबर की आबादी है, कुछ कुछ ही सीटों पर है, बहुत ज्यादा सीटों पर नहीं है, तो उसे वो बाहुल मान लिया जाता है। उसका वर्चस्व तोड़ना जो है वो मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की है, उसका मेन काम ये है कि इनका वर्चस्व तोड़ा जाए और इन्हें नीचा दिखाया जाए, इन्हें मजबूर किया जाए। आप देखिए, जितने पुराने जो कुछ कंट्रोवर्शियल भी थे, एक एक करके सबको निपटाया गया। आजम पॉलिटिकल, हम राजनीति की अगर हम बात करें, आजम खान के बाद जियाउर रहमान का नंबर आ ही रहा, बहुत सारी चीजें आ रही, उनको बिजली का एक भारी भरकम बिल बनाया गया। अब ताजा जानकारी में उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि भाई मेरे घर पे 10 किलोवाट का एक सोलर प्लांट लगा हुआ है और एक जनरेटर भी लगा हुआ है, तो अगर जनरेटर और सोलर प्लांट उनकी बिजली की आपूर्ति कर रहा है, तो उनका जो मेन कनेक्शन होगा उसका बिल जाहिर सी बात है कम ही आएगा। और उनका दावा है कि भाई ये इस चीज को, बिजली जो अधिकारी आए थे जिन्होंने चेकिंग की है, इस चीज को उन्होंने नजरअंदाज किया, इसका कहीं जिक्र नहीं किया है। एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ये मुहिम चला रही है कि साहब आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाइए ताकि आपकी बिजली की खपत की जरूरत जो है वो नेचुरल तरीके से पूरी हो सके, और दूसरी तरफ ये सारी चीजें हो रही है। तो कुल जियाउर रहमान के अलावा कुछ और लोग निशाने पर है। वही चर्चा थी के साथ इमरान मसूद आजकल बहुत बोल रहे हैं, उनका भी अगला नंबर है। इमरान प्रतापगढ़ी भी बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनका भी निशाने पे लिया जाएगा। तो ये तो बीजेपी का खुला एजेंडा है। और जो बात ये मंदिर जो निकल रहे हैं संभल के अंदर, ये बीजेपी को नया फॉर्मूला मिला है। देखिए मुकेश जी, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 70 के लास्ट में, यानी 60, 76, 77, 78 से लेकर के और 90 तक लगभग 14-15 साल सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है।
किसी ना किसी बड़े शहर में बड़े दंगे हुए हैं। 87 में मेरठ में बड़ा दंगा हुआ, 80 में आपका मुरादाबाद में बड़ा दंगा हुआ, 1990 में बिजनौर में बड़ा दंगा हुआ, 5 दिन कर्फ्यू हमने झेला और देखा हमने क्या क्या हुआ होता है। तो जितने भी दंगे शहरों में दंगे हुए, चाहे अलीगढ़ में हुए हो, बनारस में हुए हो, आगरा में हुए हो, उसके हर दंगों के बाद एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि जो मुसलमान हिंदू आबादियों में रहते हैं वो अपने घर औने पाने दामों में बेचकर मुस्लिम आबादी में शिफ्ट हो जाते हैं। जो हिंदू मुस्लिम बहुल इलाकों में रहते हैं वो वहां से अपने आने वाले दामों में मकान बेच के हिंदू इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं। हिंदुओं में भी ये परंपरा रही है कि भाई बहुत सारे जब बाहर से गांव से आके लोग शहरों में बसते हैं तो पूजा करने के लिए एक मंदिर तो चाहिए। तो कोई आदमी वो मंदिर के लिए अपनी जमीन दे देता है, उनकी निजी जमीन होती है, निजी मंदिर बनाया जाता है। इसी तरह मुसलमानों में भी होता है। हमारा बिजनौर में जहाँ घर है वहां खुद गांव से आए हुए लोग थे, उन्होंने एक मस्जिद के लिए जमीन दी 400 में उनकी, उस मस्जिद तो उन्हीं का वर्चस्व एक तरह से रहता है। इसी तरह मंदिर के साथ भी है। तो ये जब मान लीजिए किसी एक मोहल्ले में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और वहां कुछ घर 40-50 घर हिंदुओं के थे और वो 30-40 साल पहले छोड़ के चले गए करके, तो जो उनका मंदिर रहा होगा उस मंदिर में कोई आता ही नहीं है तो वो बंद पड़ा हुआ है। संभल में जो मंदिर मिला है उस मंदिर में किसी का कब्जा नहीं था। ये एक गलत नैरेटिव बनाया गया बिल्कुल कि साहब साबित किसी हो ने गया। कब्जा कर लिया, है ना। तो ये साबित हो गया। लेकिन ये सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि साहब जो नेशनल मीडिया जिसकी जिम्मेदारी है कि भाई वो सच सामने लाए और अगर कुछ गलत हो रहा है, समाज गलत रास्ते में जा रहा है, उसे सही दिशा दिखाए, सच सामने लाए, वो उस नैरेटिव को फैलाने में लगा हुआ है, झूठे प्रोपेगेंडा को लगाने में लगा हुआ है। तो ये अयोध्या बनाने की तैयारी तो है ही संभल को, और संभल के तर्ज पे पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह के मंदिर खोजने की पूरी मुहिम चल रही है। बीजेपी के जो लोकल कार्यकर्ता है उनका पूरी टीम बना करके बाकायदा इस पे मुहिम में जुट गए कि भाई आप देखो कि मुस्लिम इलाकों में कहाँ कहाँ हिंदू आबादी छोड़कर गई है और वहां कौन कौन से मंदिर बंद पड़े हुए हैं। तो ये 2027 का चुनाव है, वो हर हाल में योगी जी जीतना चाहते हैं क्योंकि उसके बाद उन्हें दिल्ली की तरफ रुख करना है, तो सब उसकी तैयारी है पूरी तरह से। बिल्कुल। तो केपी मलिक जी, मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ कि एक परसेप्शन बनाने के लिए कि अयोध्या में ये हुआ, वो मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनी, अब देखिए कि ये खुदाई में ये पत्थर मिले हैं, ये शिला मिली है, इसमें ये निशान है, इसमें ये मूर्ति मिल गई। ये तमाम चीजें वहां करी गई एक झूठ को मजबूत करने के लिए, और नेशनल मीडिया ने उसको जमकर फैलाया। क्या संभल के मामले में भी लगभग यही चीज दोहराई जा रही है? देखिए मुकेश जी, जब मेरी आपसे बात हुई थी मैंने कहा था कि जो अयोध्या का मामला था, अगर अयोध्या का मामला भी एक दिन में नहीं बना, अगर आप देखें अडवाणी जी की यात्रा शुरू होने से पहले भी वीएचपी ने शिला पूजन और कई सारे इस तरह के कार्यक्रम किए थे। धीरे धीरे यहाँ भी चीजें बढ़ती जा रही हैं। अभी मैंने कहा कि आसपास के जिलों में, आसपास के एरिया में भी इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं। अभी एक एग्जाम्पल शीतल जी ने दिया कि मुरादाबाद में भी इस तरह का हो रहा है। मैंने आपको बदायूं का बताया। अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में इसी तरह का एक मंदिर मिला कि बहुत, और फिर हमने मुजफ्फरनगर में पता किया कि एक कोई डीएम थे, वो कश्मीरी पंडित थे, रिटायर होने के बाद में उन्होंने अपना बंगला बनाया और कोने में एक छोटा मंदिर बना दिया। और बाद में उनकी डेथ वेथ होगी, उनका शायद कोई परिवार बाहर चले गए और वो मकान बंद पड़ा था धीरे धीरे, और इलीगल लोगों ने कब्जा कर लिया, मंदिर ऐसे ही पड़ा रहा। और अब वो जो है वहां पे लोग आ गए, अरे मंदिर मिल गया, मंदिर मिल गया, वो थोड़ा मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। तो वहां पे क्या किया, मुसलमान समझ गए कि यहाँ पे ये होगा, तो मुसलमानों ने इतना अच्छा उदाहरण वहां पेश किया कि जब वो जा रहे थे हो हल्ला करते हुए, उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर दी, खबर तो बनी। और वो जो चिंगारी सुलगाने की कोशिश थी, पता चला चिंगारी पे ही पानी फेर दिया उन लोगों ने। तो ये इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन जैसे कि एक बात सिद्धार्थ जी ने कही थी कि चिंगारी लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी चिंगारी उठ नहीं रही है। लेकिन वो धीरे धीरे 2027 तक आते आते चिंगारी कैसे उठेगी? क्या एकाएक कोई बड़ा मामला हो जाएगा? क्या कहीं पे कोई इस प्रकार की घटना हो जाएगी? उस तलाश में सब लोग लगे हुए हैं, और 2 साल के अंदर ऐसा जरूर कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा जिसको भारतीय जनता पार्टी उम्मीद पाले हुए है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ ये पूछना और बताना चाह रहा हूँ, सवाल भी है कि सांसद जो वहां का लोकल है और उसके 1.5 करोड़ का बिजली चोरी का आरोप है, क्या वो 1 महीने का बिल है या 2 महीने का बिल है? वो जो बिजली अधिकारी है मीटर की रीडिंग लेने नहीं आते थे क्या? और जो पुलिस वहां बिजली के अधिकारी हैं उनके ऊपर जुर्माना नहीं होना चाहिए था क्या? क्या आपको एकाएक अभी याद आया है क्या? उससे पहले आपने कोई नोटिस दिया था क्या?
ये कौन पूछेगा? ये कोई नहीं पूछ रहा है। तो इस तरह के मामले बना के कि उनको इस मामले में उलझा लिया जाए, बाकी और मामले में हो जाए, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो बंदा इस पोर्ट पे है ही नहीं, उसकी एफआईआर कर दी जाए। तो यहाँ पे तो अंधेर नगरी चल रही है और उसका राजा चौपट है, और उसका एक ही मकसद है कि इस मामले को बढ़ा के सीधा सीधा जो मैंने बताया है, और जितनी हमारी सूचनाएं हैं, जितनी हमारी जानकारी है, इसका मकसद 2027 है। इसके अलावा मुकेश जी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि मैंने आपको अभी यूसुफ जी ने भी जिक्र किया कि जो रस्तोगी फैमिली थी, जिनके यहाँ 40 साल पुराना मंदिर मिला, उन्होंने साफ कहा, कैमरे पे उन्होंने कहा कि भाई यहाँ हमारा घर था, हम घर छोड़ के चले गए, शहर में रहते हैं, हमारा एक आदमी था जो मंदिर की पूजा पाठ करता था, बाद में वो चला गया, हमारे भतीजे ने मंदिर बंद, ताला लगा दिया मंदिर में, हमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो देख रेख कर सके, लिहाजा हमने बंद किया हुआ है। किसी ने उसकी नहीं सुनी, ना मीडिया ने दी, क्योंकि उसमें कुछ गर्मा गर्मी थी नहीं, उसमें कुछ मसालेदार मामला निकल, इसलिए रस्तोगी जी को जो है साइड लाइन रख दिया गया। और वहां पे कभी बावड़ी खुल रही है, अभी तो मैं जो बदायूं का कह रहा हूं, वहां आला उदल के टाइम का बता रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि आला उदल की कोई कहानी है ही नहीं, वो खाली कागजों में है। वो गांव के लोग जो है एंटरटेनमेंट करने के लिए आला उदल की कहानी बता देते हैं, और वहां वो लोग खड़े होकर बता रहे हैं यहाँ पे आला आए थे, यहाँ पे उदल आए थे, यहाँ पे लड़ाई हुई थी, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ उन्होंने पानी पिया था। अब कौन झुठलाए? अब वो कह रहे हैं यहाँ आला उदल ने इस कुएं से पानी पिया था, तो कौन झुठलाएगा? बताइए, क्या सबूत है किसके पास? तो ये भी तो चीजें होंगी ना। और मुकेश जी, इसके अलावा जो दूसरी चीजें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, जिनकी लगातार मेरे पास खबरें आ रही हैं, जमीनों की भयंकर भूमाफिया कब्जेदारी कर रहा है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो शहरों के आसपास के लोग हों, वो जाकर जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, घरों पे कब्जा कर लेते हैं, और वो सामने वाले की हालत खराब हो जाती है वो घर अपना बताने में। मुझे तो चिंता हो रही है कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, हम भाई अलग अलग हो गए, मेरा घर गांव में पड़ा हुआ है। अगर कल को मेरा घर कोई दबा ले गांव में, मेरे पास कोई कागज नहीं है, बताइए मैं कैसे साबित करूंगा? और ये पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह की चीजें गांव में शुरू हो चुकी है, और खासकर अगर किसी मुस्लिम समाज का घर मिल जाए तो दबाने में और बढ़िया। जी, जी। बिल्कुल। तो सिद्धार्थ जी, ये एक पूरा फ़ॉर्मूला है, पैटर्न है, जिसकी बात मैं केपी मलिक साहब से भी कह रहा था कि कैसे एक मामले को बिल्ड करना है, कैसे परसेप्शन बनाना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जिस राह पर चल रहा है, उसमें कभी भी कोई बड़ी हिंसा भी हो सकती है? मुज़फ्फरनगर का ज़िक्र आप में से किसी ने किया था कि कैसे एक मुज़फ्फरनगर ने यूपी की हवा बदल दी थी, और एक के बाद एक कम से कम 2 चुनाव तो बीजेपी ने वहां से विधानसभा के मुज़फ्फरनगर की बदौलत जीत ली। अब एक और मुज़फ्फरनगर तैयार कर रहा है। मुकेश जी, केपी मलिक साहब ने बताया कि मुजफ्फरनगर में किस तरह के सद्भाव का परिचय दिया अल्पसंख्यक समुदाय ने, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा ही हो। और इसी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी या उसके जुड़े हुए लोग लगे हैं, और पूरा प्रयास भी जारी है कि वे संभल और संभल के इर्द गिर्द के इलाकों में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, और अगर कुछ होता है तो फिर वो पूरी कोशिश कामयाब हो जाएगी। और ठीक है, यूसुफ अंसारी साहब कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम बाहुल्य नहीं है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि ठीक ठाक संख्या जहां अल्पसंख्यकों की है, वो करीब 80-85 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का सबब है। लोकसभा के चुनाव में हम देख चुके हैं कि आप संभल से उठाकर शुरू कीजिए, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, जितना आसपास का इलाका है, उन सब जगहों पर मुजफ्फरनगर, इकरा हसन वाली जो सीट है, तो इस तरह की कई तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर उनको एक अंदेशा हो गया है कि लोकसभा में ये हुआ है, और विधानसभा का साइज छोटा होता है, और बड़ी संख्या में इस तरह की सीटें हैं जहां पर अल्पसंख्यकों की जिस कदर संख्या है वो मुश्किल पैदा करने वाली है। तो उससे पहले ये कोशिश शुरू हो गई है कि भाई संभल एक बहाना है, और संभल के बहाने जो संभल में जो चिंगारी दिखाई गई है, ये अगर आग भड़कती है तो आसपास की जगहों पर वो कायदे से ध्रुवीकरण की स्थिति बनेगी, और फिर वो एक आसानी हो जाएगी।
मुजफ्फरनगर के कांड के बाद पहले चरण में चुनाव होते हैं हमेशा हमारे उत्तर प्रदेश में, कई चरणों में चुनाव होते हैं। पहले चरण में चुनाव होते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और 2 चुनाव तो बहुत आराम से बिना किसी मुश्किल के भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती है। और वहां से वो एक हवा जो चलती है, एक संदेश जो निकलता है, वो संदेश भी पूरे प्रदेश भर में काम आता है। तो इस बार भी कोशिश इस बात की है। अब दिक्कत अभी तक इस बात में ये हो रही है कि भाई होना ये चाहिए कि इतना कुछ होने के बाद कोई उफान पैदा होना चाहिए कि भाई लोगों को लगे कि साहब हमारे देवी देवता सब जमीनों से निकल रहे हैं, तमाम जगहों पे हमारे मंदिर रिक्लेम हो रहे हैं, लेकिन उस तरह का कोई उफान और कोई उन्माद, कोई लहर, कोई चीज ऐसी वो नजर नहीं आ रही, कोई दिख नहीं रहा है। तो सारा का सारा जो कुछ भी दिख रहा है वो मीडिया में ज्यादा दिख रहा है। इसमें एक पक्ष का काम वो मीडिया कर रहा है, जो बड़े जोर शोर से तमाम सारी चीजें बताता है। जैसा अभी बताया उन्होंने कि साहब आला उदल वहां गए थे, वहां पानी पिया था। अरे जिस जमाने में आला उदल तो बहुत लोकल किस्म के वारलॉर्ड थे, अगर वो थे भी, हालांकि उन्होंने सही कहा कि वो थे या नहीं थे ये अपने आप में एक बहस का विषय है, लेकिन यदि वो थे और जैसा उनकी कहानियां, उन कहानियों में भी अगर सच्चाई है, तो अब वो बुंदेलखंड से निकलते हुए यानी कितना पैदल चलते हुए बदायूं कोई लड़ाई लड़ने गए थे और वहां पे किसी कुएं में पानी पिया था। तो इस तरह की चीजें, लेकिन ये बता कौन रहा है? ये कोई जनता के बीच में कोई उसको लेकर कोई बहुत जोश या कोई उन्माद पैदा हो रहा हो, ऐसा दिखता नहीं है। ये सब कुछ बता रहा है। इसमें स्टेक होल्डर जो है वो प्राइमरी स्टेक होल्डर होना चाहिए हिंदू जनता को, लेकिन वो इस प्राइमरी स्टेक होल्डर दिख रहा है, वो हमारा मीडिया दिख रहा है। तो उसके पास भी रोज संभल की ये नरेटिव तो बना रहा है, बनाते हैं बीजेपी वाले, संघ वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले कहानियां गढ़ते हैं और फिर वो मीडिया को थमा देते हैं और फिर वो कनगव्वे उड़ाने लगते हैं। तो ये मीडिया का इस्तेमाल बहुत बखूबी इस सब में हो रहा है और वो होने दिया जा रहा है। शीतल जी, क्या आपको लगता है कि ये मामला जो अभी हमें लग रहा है कि किसी तरह का उफान नहीं है, किसी तरह का उन्माद नहीं है, ये 2027 के आते-आते तक उन्माद में तब्दील कर दिया जाएगा? कोई एक ऐसी ही यात्रा निकाली जाएगी, कल की यात्रा, और फिर जगह-जगह उसी तरह के भाषण, उसी तरह की चीजें और फिर 2027 का चुनाव। नहीं, एक सेक्शन है जिसमें इसको लेके सरगर्मी है। देखिए जो चौकी बन रही है वहां से विजुअल्स आ रहे हैं कि वहां तमाम स्त्रियां जाके कार सेवा कर रही हैं, हिंदू स्त्रियां। वो एक सब कॉन्शियस में ये रहता है हिंदू सुप्रीमेसी का भाव, और हिंदुओं पर कास्ट में रहता है, और इसका रिएक्शन माइनॉरिटी में भी रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बेचारे वो सभ्यता से पेश आ रहे हैं या मुजफ्फरनगर वाली बात कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ भी नौजवान हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, उनके यहाँ भी दुनिया भर से सूचनाएं आती हैं, उनके यहाँ भी अपना एक मुस्लिम सुप्रीमेसी का उनका भी ख्याल रहता है। सारी दुनिया में इतने सारे देश मुस्लिम्स हैं और बहुत सारी बातें उनके भीतर भी चलती रहती है। अतीत का इतिहास भी उनके यहाँ भी दोहराया जाता रहता है कि हम तो शासन करते थे। पाकिस्तान के वीडियोज आते रहते हैं। तो ये नफरत के बहुत सारे मटेरियल पहले से अवेलेबल होते हैं। अब इसमें आग कब लग जाएगी इसकी प्रतीक्षा ये जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है ये करता है, और प्रतीक्षा नहीं करता है, इसके लिए वातावरण तैयार करता है कि कब कुछ उत्तेजना किसी बात पर फैल जाए और ये जो सबकॉन्शियस में चीजें पड़ी हुई हैं ये ओपन में बाहर में आ जाए और इनकी वजह से कुछ हिंसा हो जाए। हिंसा होते ही उनकी लॉटरी खुल जाती है। तो वो हिंसा के लिए जमीन पहले तैयार करते रहते हैं। वो जमीन तैयार करने का काम उनकी ओर से हो रहा है। मेरी जो आलोचना है वो ये है कि इसका प्रतिकार करते हुए बाकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। बाकी जो समाज में दूसरे लोग हैं जो वो भी तो राजनीति में चुनाव लड़ते हैं, वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं। वो ये जो विचारधारात्मक काम दक्षिण पंथ करता है, लोग जहर बांटने का, उनमें जहर भरने का, इसका जहर मतलब इस जहर खुरानी से बचने का जनता के बीच कोई काम करते हुए वो लोग नहीं रहे हैं। और वो कोई काम नहीं, वो सिर्फ चुनाव में कुछ सोशल कंपोजिशन देख के
और कोई ताकतवर आदमी देख के टिकट देने भर को राजनीति समझते हैं, या ट्वीट पे कर देने को करते हैं, या जैसे अभी गए चलिए एक चेक वेक दे के आ गए। ठीक है, जो किया अच्छा किया, लेकिन बहुत किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जहर जो है वो हमारे समाज की नसों में बहुत गहराई तक पहुंच गया है। जी, तो यूसुफ साहब वो जो बात कह रहे हैं, हालांकि संभल के मसले पर समाजवादी पार्टी बहुत एक्टिव दिखी है, लगातार बयान भी देती रही है और बहुत सारे उनके नेताओं ने, दलों ने जाने की कोशिशें की हैं संभल में। लेकिन शीतल जी उससे आगे की बात कर रहे हैं। ये मामला केवल संभल का नहीं है कि संभल में आपने क्या कर रहे हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ये जो चीजें हो रही हैं, उनके प्रति जागरूकता कैसे आए, इनसे कैसे बचें, ये चीज नहीं दिख रही। मतलब एक प्रतिक्रिया स्वरूप एक्टिविटी तो हो रही है, लेकिन जो पहले से इनिशिएटिव होनी चाहिए वो नदारद है। जी, वो इसलिए नदारद है कि उसको लेकर के कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है, कोई बड़ा विजन नहीं है। देखिए मुकेश जी, भारत का इतिहास कोई आज का इतिहास तो है नहीं, लंबा पुराना इतिहास है। और यहाँ पर बाहर से आए वो फिराक घोड़ा कूदी का शेर है कि भाई कारवां बनते गए हिंदुस्तान में, लोग बाहर से आते हैं उनका। तो आप जी, कुल मिला के जब भारत का संविधान 1947 में बना और 50 में लागू हुआ, तो ये माना गया भाई जो आ गया बाहर से वो यहाँ का हो गया। अब हम भारत के लोगों ने मिलकर संविधान बनाया, पुरानी बातों को भूला जाए, अब नए सिरे से नई शुरुआत की जाए। लेकिन अब ये जो सिलसिला चल रहा है, ये हजारों साल पहले ले जाने का सिलसिला है। अब जितनी बहस चल रही साहब, ये मस्जिदों की खुदाई में, मंदिरों, मोहन भागवत आरएसएस के चीफ, पहले भी उन्होंने कहा कि भाई हर मस्जिद के नीचे क्यों शिवलिंग ढूंढना, और अब फिर उन्होंने कहा कि साहब इससे हमारा नहीं है। उन्होंने एक बात और कही कि भाई हमारा तो ताल्लुक, हमने अयोध्या वाले मामले में हमने भूमिका निभाई थी और बाकी में हमारी भूमिका नहीं है। लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। उन्हीं पर लोग देखे सोशल मीडिया पर कितना उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जब पहले उन्होंने ये बात कही थी भाई हर मस्जिद के नीचे क्यों शिवलिंग दूंगा, तब भी उन्हें ट्रोल किया गया था। इसका मतलब ये है कि जिसकी शुरुआत की थी आरएसएस ने और उसका फायदा, राजनीतिक फायदा बीजेपी ने उठाया, वो शुरुआत अब उस हद तक पहुंच गई है कि साहब अब अनकंट्रोल्ड हो गया है मामला। और ये कैसे आप जो बीजेपी के पास जो एक कार्ड है ना, हिंदुत्व का कार्ड और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का जो कार्ड है, इसकी काट कोई भी विपक्षी दल ढूंढ नहीं पा रहा है। वो बात जी, जरूर ये करते हैं भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, और सेकुलरिज्म की बात करें, बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। अभी राज्यसभा की डिबेट में कांग्रेस के थोड़ा सांसद ने ब्रीफ बड़ा में, अच्छी बात यूसुफ की। साहब जी समय जी, कम है। उन्होंने कहा भाई जी, अगर जी कि अगर बीजेपी को सेकुलरिज्म से इतनी नफरत है तो वो पहले अपने संविधान से हटा दे, तो नहीं हटा सकते। भारत के संविधान से हटाने की तो बात बहुत दूर की है। तो बाकी दलों के सामने चिंता ये है कि भाई उनका जो वोट, मेजर वोट आता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, या उधर बिहार में हम चले जाए जनता दल हो, आरजेडी हो, उनका जो मेजर वोट आता है वो हिंदू समाज से आता है और मुस्लिम समाज का वोट प्लस करके उन्हें जिताऊ बनाता है। तो मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में उनका अपना वोट बीजेपी की तरफ भाग जाएगा, इसका उन्हें डर रहता है। यही एक बिल्कुल, मेन वजह है कि जिसकी वजह से वो कोई ऐसी ठोस रणनीति नहीं बना पा रहे कि बीजेपी का जो नफरत का कैंपेन है उसका डट के मुकाबला किया जा सके। बिल्कुल। ये एक संकट तो सारे विपक्षी दलों के सामने है ही कि अगर वो थोड़ा भी मुसलमानों की तरफ झुकते हुए दिखते हैं, तो तुरंत उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर और हिंदुओं का पोलराइजेशन को उसको गति देने लगते हैं। लेकिन कोई दूसरी रणनीति भी हो सकती है जिसमें ये सब किए बगैर भी हिंदू मुसलमानों को आपस में करीब लाया जा सकता है, उनके बीच जो अविश्वास पैदा हुआ है उसे खत्म किया जा सकता है। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।